हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए आज हम घर्षण बल से संबंधित कुछ जरूरी बातें करते हैं। पहला है घर्षण। घर्षण यानी फ्रिक्शन। यह क्या कहलाता है? घर्षण बल के लिए देखिए, किसी मेज पर मान लीजिए कोई गुटका रखा हुआ है, कोई वजन रखा हुआ है, तो इसके संपर्क में दो तल होते हैं। एक गुटके का तल और एक मेज का तल, यानी दो कांटेक्ट। यहां पर क्या होता है? कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट। और इसमें अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए ऊपर वाला चलना चालू करता है, इस पर बल लगाते हैं और इस पदार्थ को, इस वस्तु को चलाते हैं, तो इसके संपर्क में टेंजेंशियल यानी स्पर्श रेखीय, इन दोनों की कांटेक्ट में स्पर्श रेखीय जो बल लगता है, उसी को कहते हैं घर्षण का बल या स्थैतिक घर्षण बल। इसमें देखिए जरूरी क्या है? आपेक्षिक गति होनी चाहिए। आपेक्षिक रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। आपेक्षिक गति यानी दोनों कांटेक्ट तल जो है, दोनों के बीच, दोनों के तल एक दूसरे से सटे हुए हैं। एक दूसरे, जैसे मान लीजिए दोस्तों संपर्क में ऐसा तल है और इसका तल यह तल और इस तलहटी का तल, दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में अगर है, इसी तरीके का दोनों स्पर्श कर रहे हैं और दोनों के बीच गति है, मोशन है। सामान्य हालत में अगर आप एक के बाद एक के ऊपर एक रख देते हैं चुपचाप, या कोई वजन रख देते हैं, डब्लू वजन का नीचे रख देते हैं चुपचाप, ये नॉर्मल रूप में है, तो इसमें अभी घर्षण बल कुछ नहीं काम कर रहा है। जैसे हम चुपचाप खड़े हैं, तो इस हालत में हमको घर्षण बल कुछ नहीं है, क्योंकि आपेक्षिक गति हमारे में जमीन के अंदर नहीं है। आपेक्षिक गति जरूरी है। दोनों आपेक्षिक गति के कारण यह बल, विरोधी बल, आपेक्षिक गति के विरोध में जो उल्टी दिशा में जो बल लगता है, वह कहलाता है घर्षण बल। इसको आप ऐसे समझिए कि दोनों के बीच घर्षण बल आया कहां से? दरअसल क्या है कि ऊपर का पदार्थ और ये दोनों दो सतह जब एक साथ मिलते हैं, तो इसका ऊपरी तल, इसका निचला तल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और दरअसल बात क्या है कि दोनों तल बिल्कुल प्लेन नहीं होते हैं, बिल्कुल प्लेन नहीं होते हैं, यानी ऊंचा नीचा होता है, ऊपर खाबड़ थोड़ा होता है। भले हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन वह बिल्कुल रेगुलर नहीं होता है, उसका सतह इर्रेगुलर होता है। तो इस तरीके से जब एक दूसरे के ऊपर रहते हैं और तो उनके ऊपर का सतह, मान लीजिए उंगलियों का ऐसा गड्ढा, ऊंचा उथला गड्ढा ऐसा है, तो दोनों का तल एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेता है, एक दूसरे को बंध लेता है। एक का उथला जो है दूसरे के गड्ढे में फंस जाता है, दूसरे का इस तरीके से इंटरलॉक हो गया। और इसी को तोड़ने के लिए जब हम आपेक्षिक, यह क्या करता है? रुकावट डालता है। ऐसे अगर फंस गया, दोनों तल एक दूसरे के ऊपर रुखड़े हैं, मान लीजिए यहाँ पर, इसको ऐसे समझिए, यह अगर यह दांतादार है ऊपरी तल, और ऊपर का भी दांतेदार है, ऊपर का तल और नीचे का तल, ए है बी है। अगर यह मोशन करेगा, तो यह जो इंटरलॉक है, यह एक दूसरे को पकड़े हुए है, यह इस गति का, इस फोर्स का विरोध करेगा, और विरोध करेगा तो ठीक इसके विपरीत दिशा में फ्रिक्शन लगाएगा, घर्षण लगाएगा, फ्रिक्शन होगा। यही विपरीत दिशा में जो लगता है, वही घर्षण बल कहलाता है। दोनों के बीच जो खुरदुरापन है, आप ऐसी सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि दो तलों के बीच खुरदुरापन के कारण जो
अपेक्षित गति के विपरीत ओर बल लगता है उसको कहते हैं घर्षण बल। अब घर्षण कोण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक तल पर कोई पिंड रखा हुआ है, आपको मालूम है कि यह जो भी पिंड रखा हुआ है किसी तल पर रखा हुआ है और इसका वजन कुछ तो होगा, इसको पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच रही है। इस तरीके से इसका वजन कुछ होगा W, यानी भार। पदार्थ को, किसी वस्तु को पृथ्वी जितने बल से खींचती है उसको कहते हैं भार। यानी भार एक प्रकार का बल है। बल का सूत्र वही है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ पर मान लीजिए m इसका वजन है, द्रव्यमान है m है, और इस प्रकार g है, गुरुत्वीय त्वरण है mg, नीचे बल है। इसके बाद अब इसी के विपरीत, जैसे न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, इसलिए क्रिया नीचे हो रही है तो यहाँ पर अभिलंब ठीक लंबवत है, इसको नॉर्थ। अभिलंब प्रतिक्रिया ठीक उल्टा, थोड़ा चित्र में यहाँ पर बिल्कुल सीध में नहीं हो रहा है आप, लेकिन समझिए इसके ठीक विपरीत, इसके ठीक विपरीत यह क्या कहलाता है? अभिलंब प्रतिक्रिया। अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया। इसको अंग्रेजी में नॉर्मल के द्वारा भी दिखाया जाता है, n के द्वारा भी दिखाया जाता है, कभी कभी r कोई दिखाता है, कोई n दिखाता है, यानी अभिलंब प्रतिक्रिया है। और अगर मान लीजिए इस वस्तु को खींचते हैं तो सबसे पहले थोड़ा बल लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों तलों के बीच यहाँ पर इन दोनों के कांटेक्ट वाले इसके पैरेलल जो कांटेक्ट है उसके समांतर बल लगेगा, घर्षण का बल। छोटा बल लगाए, अगर इसी को और बड़ा बल लगाए तो अभी भी वस्तु चलना चालू नहीं की है, लेकिन इसके नीचे संपर्क तल में अभी भी घर्षण बल बढ़ गया, थोड़ा बढ़ गया, पहले की तुलना में बढ़ गया। अब ज्यादा बल लगाते जा रहे हैं तो यहाँ घर्षण बल ज्यादा होते जा रहा है, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल ज्यादा हो रहा है, रुकावट बल ज्यादा हो रहा है, और अभी भी वस्तु चलना चालू नहीं करती है। आप मान लीजिए इसको हम थोड़ा खींच रहे हैं, थोड़ा सा खींच रहे हैं तो थोड़ा बल लगाए, इसको हम खींच रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि यह चलना चालू कर दे, लेकिन जितने बल से हम खींचते हैं उतने बल से इसके संपर्क तल में विपरीत दिशा में रुकावट बल लग रहा है। इसलिए अभी भी यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है। एक ऐसी स्थिति आती है जब इसका मान बड़ा हो जाता है, फोर्स जब ज्यादा हो जाता है। अब जब ये चलना चालू करती है, अभी चली नहीं है, चलना चालू करती है, अभी चली नहीं है, चलना चालू करती है, उस समय इसमें जो मैक्सिमम घर्षण, अभी तो थोड़ा बल इधर लगाया तो थोड़ा घर्षण बल, यहाँ रुकावट है तो थोड़ा रुकावट फील हुआ, ज्यादा बल लगाया ज्यादा हुआ, लेकिन मैक्सिमम बल ज्यादा लगा दिए तो यहाँ मैक्सिमम सीमांत, जिसको घर्षण बल जो मैक्सिमम लग रहा है इसको कहते हैं सीमांत घर्षण बल, यानी फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन या सीमांत घर्षण बल। यह हो गया मैक्सिमम फोर्स, जबकि चलने की ओर पर है, चलने के लिए बिल्कुल रेडी है, तत्पर है, उस हालत में जो मैक्सिमम घर्षण बल लगेगा वह कहलाता है स्थैतिक सीमांत घर्षण बल। और इन दोनों के बीच अभिलंब प्रतिक्रिया और स्थैतिक घर्षण बल, इन दोनों के परिणामी बल, इन दोनों के बीच परिणामी बल जो लगेगा वह इस रास्ते जाएगा, इस रास्ते जाएगा। तो परिणामी बल इस, मान लीजिए कि ए बी और सी, हम ऐसा एक क्या बनाते हैं, समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। तो समलंब चतुर्भुज की परिभाषा से आप क्या जानते हैं, ए समलंब, ए परिणामी हो गया, परिणामी बल दोनों के मध्य से गुजरेगा
और यह रिप्रेजेंट कर रहा है एफएस। तो ये समांतर भुजा बराबर होगी समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, तो इसका मान भी एफएस हो जाएगा। और यह क्या है, यह तो आपको बता चुके हैं, इसका विलंब यह आर को निरूपित करता है। तो स्थैतिक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के परिणामी बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बीच के कोण को कहते हैं, बीच के कोण को अल्फा के द्वारा दिखाते हैं, अल्फा के द्वारा दिखाते हैं। यही कहलाता है घर्षण का कोण। अल्फा इज इक्वल टू घर्षण कोण। अल्फा को कहते हैं घर्षण कोण। इस डायग्राम को हम डिराइव करने से पहले थोड़ा सा घर्षण के बारे में हम इसके पूर्व इसके लिए जो जरूरत होगी उसके लिए हम बता देते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि जैसे जैसे बल इसका वेट जितना हो रहा है, वेट जितना होगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल उतना उसी के अनुसार इधर फोर्स लगेगा और उसी के अनुसार घर्षण बल होगा। तो घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जितना वजनी होगा उसके अनुसार घर्षण बल का मान होगा। तो यहाँ पर आपको एक नियम, आपको घर्षण के नियम क्या में आ जाएगा। घर्षण के नियम के अंतर्गत ये सब बातें, घर्षण के नियम इसके अंतर्गत बातें आती हैं। घर्षण पहले परिभाषा है, घर्षण किसे कहते हैं, अपेक्षित गति के विपरीत ओर जो रुकावट बल लगता है इत्यादि। दूसरा, घर्षण बल का मान इसके प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति यानी उसका जैसा है, जितना खांचा बना है, जितना रुखापन जैसा है उसके अनुसार होता है। तीसरा नियम है कि दोनों तल क्या होना चाहिए, दोनों तल घर्षण, चूंकि एक घर्षण बल चूंकि कॉन्टैक्ट टेंजेंशियल लगता है, स्पर्श रेखीय लगता है, ये जो स्पर्श किया हुआ है, दोनों तल स्पर्श किए हैं, स्पर्श रेखीय लगता है, इसलिए इसका मान कभी नहीं बदलता है। स्पर्श रेखीय का मान बदलता नहीं है। जब यदि इसका वेट एक बिल्कुल लंबवत रहे, एक समान रहे। ये सब बातें तो नियम के अंतर्गत है। इसी के अंतर्गत एक नियम और आता है कि फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण कोण अनुक्रमानुपाती होता है आर के। आर क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया। इसको आप देख लीजिए, ये नियम के अंतर्गत आपको याद रखना है इसको। इसका चूंकि यहाँ पर उपयोग होने जा रहा है इसलिए हम इसके पूर्व बता दे रहे हैं। घर्षण बल जो है वह अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आप जानते हैं इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर कुछ म्यू एस यानी स्थैतिक घर्षण बल या सीमांत घर्षण बल इक्वल टू आर, जहां पर ये म्यू एस क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है। तो इस तरीके से म्यू एस इक्वल टू क्या हो रहा है, एफ एस बाई आर। यह आपको याद रखना पड़ेगा। घर्षण गुणांक क्या होता है, घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात होता है। अब आइए इसमें देखते हैं, बिल्कुल इजी है। इसको देखिए क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये तो जानते हैं डब्ल्यू का रिवर्स उल्टा आर आया, एफ एस आया। इसको tan ले लीजिए, tan अल्फा इक्वल टू कितना हो रहा है, tan अल्फा लंब हो जाएगा, ये AB हो जाएगा, AB बटे आधार हो जाएगा, यहाँ पर O कर देते हैं, OR tan अल्फा। AB का मान कितना हो गया, FS, और OR का मान कितना हो, OA R नहीं, OA का मान कितना हो गया, R हो गया। तो tan अल्फा का मान कितना हो गया, tan अल्फा, यानी tan अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, आप
यूएस कर सकते हैं, यूएस यूएस क्यों? जबकि स्थैतिक घर्षण गुणांक, घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात के बराबर होता है। ये आपका नियम हो गया। सूत्र कभी कभी परीक्षा में आता है कि आप साबित कीजिए कि स्थैतिक घर्षण गुणांक, घर्षण बल, ये क्या है? अल्फा घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण कोण के स्पर्श टेंजेंशियल स्पर्श टेंजेंशियल के बराबर होता है, स्पर्शज्या के बराबर होता है। इसका हिंदी नाम है टेंजेंट का स्पर्शज्या, यानी घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है। ठीक है, आपको एक सूत्र अभी क्या मिला? अभी आपने क्या देखा? स्पर्श रे न्यूएस इक्वल टू एफएस अपॉन आर। एक सूत्र आपने यह देखा। दूसरा सूत्र क्या आपने देखा? म्यू एस इक्वल टू एफ एस बाई आर, और tan अल्फा क्या देखा आपने? tan अल्फा इक्वल टू म्यू एस। ये आपको मिल गया। इसको हम बचा कर रखते हैं। यह चित्र आपका कंप्लीट होता है। ये परीक्षा में अक्सर ऐसा आता है, जो हम बोलते गए हैं उसको आप थ्योरेटिकल थोड़ा लिख लें। मेन बात यही है, समझ लें। इसको 2-4 बार प्रैक्टिस चित्र बनाकर 2-4 बार गणितीय कैलकुलेशन तो 1-2 लाइन की है, बस खत्म बात। नेक्स्ट अब आइए, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज बचता है, वह है विराम कोण। विराम कोण ये कब होता है? विराम कोण एक घटना होती है नत समतल पर। मान लीजिए एक समतल है, उस पर कोई नत समतल, नत यानी झुका हुआ, यह है नत समतल। ये क्या है? नत समतल, नत समतल, नत समतल। यह कोण थीटा है, सॉरी क्यों लिख दिया? थीटा है। यह नत समतल है, थीटा है। इसे ये विराम कोण है समतल के साथ, नत समतल के साथ। यह नम समतल कोई है, प्लेन है, सरफेस है। जैसे मान लीजिए कि कोई इस पर हम ऐसा, इस पर ऐसे रख दिया, ऐसा इसको प्लेन लेटा करके इस जमीन या जमीन पर ऐसे लगा दिए, तो नत समतल यानी ये झुका हुआ कोण बना हुआ, ये क्षैतिज हो गया। क्षैतिज के साथ जो नत समतल कोण बनाता है थीटा, उसी को कहते हैं विराम कोण। विराम कोण। अब इसमें देखिए ये क्या होता है? इस पर कोई वस्तु हम रख देते हैं, इसका, ठीक है, और इसमें फिर वही बात है, इस पर रखा हुआ है, यह उस हालत में है कि यह अभी चलने की ओर, फिसलने की ओर है। आप समझ सकते, आज ये वही स्थिति है जैसे मान लीजिए कि फिसल पट्टी पर कोई बच्चा फिसल रहा है, यह फिसल रहा है, इसका वजन क्या होगा? यहाँ पर रखा हुआ है, इसका वजन क्या होगा? इसका होगा वजन W, यानी इसका वजन कितना हो जाएगा? फिर वही बात, द्रव्यमान जितना है, इसका m मास का द्रव्यमान है, तो भार कितना होगा? mg, जैसा कि आप जान चुके हैं। यह उस हालत में है, फिसलना नहीं चालू की है वस्तु अभी, इसलिए इस पर आपका घर्षण बल क्या होगा? इधर क्या हो जाएगा? पीछे की ओर फिसल रही है वस्तु, इधर फिसल रही है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, स्टैटिक घर्षण बल Fs किधर? ऊपर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। अब देखिए इसको आप यहां पर इसका नॉर्म, इसका क्या होगा कि इसका जो अभिलंब प्रति, ये जो समतल है, समतल का इससे 90 डिग्री बनाते हुए, इससे 90 डिग्री बनाते हुए, 90 डिग्री है, 90 डिग्री बनाते हुए इधर एक नॉर्मल यानी अभिलंब प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी? जैसा कि बता चुके हैं, यह जो समतल है उसके अभिलंब प्रतिक्रिया इधर क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी, सीधे बिल्कुल।
ये अविलंब प्रतिक्रिया आर हो गया। और इधर क्या हो गया, इधर इस थीटा कोण बना रहा है, इस अविलंब प्रतिक्रिया इसके तल पर, इसके तल जो है नत समतल जो है उस पर 90 डिग्री का कोण बनाकर हम जो लाइन खींचेंगे वह लाइनिंग बता रहा है अविलंब प्रतिक्रिया, वह अविलंब प्रतिक्रिया है। अब देखिए यहाँ पर यह थीटा कोण, यह भी थीटा कोण हो जाएगा। क्यों होगा, इसको थोड़ा आप रफ वर्क समझ लीजिए। यह क्यों होगा, जैसे देखिए यहाँ पर तो एक 90 डिग्री है, क्लियर है, इस पर 90 डिग्री गिरा रहे हैं। यहाँ से सीध में चूंकि लंबवत किसी का वजन जो नीचे की ओर, कोई भी पदार्थ है उसका नीचे जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो तो 90 डिग्री से ही सीधे जमीन पर टकराएगा। तो 90 डिग्री हो गया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक 1 नंबर कोण और यह थीटा, तो कितना हो जाएगा, कोण नंबर 1 प्लस थीटा गिव्स 90 डिग्री। 1 ये तो 90 हो गया, क्योंकि ये जमीन मान लीजिए, ये ऊपर से ऊर्ध्वाधर लंबवत नीचे की ओर पृथ्वी का गुरुत्वीय भार, गुरुत्वाकर्षण का भार, इसका जो भार लग रहा है पदार्थ का नीचे की ओर है, तो इस तरीके से यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो 1 नंबर और थीटा नंबर 90 डिग्री हो गया एक। और दूसरी बात आप ये समझिए कि यहाँ यह तो 90 पर है, ये नत समतल, तो 1 नंबर प्लस थीटा नंबर, 1 नंबर प्लस यहाँ 1 नंबर प्लस यहाँ पर 2 नंबर कर दीजिए। अभी हमको पता नहीं है ये है क्या है, 1 नंबर इक्वल टू 2 नंबर, तो 1 नंबर इक्वल टू 2 नंबर, ये भी तो 90 डिग्री है। 1 नंबर और 2 नंबर 90 डिग्री है, क्योंकि ये लंबवत है ना, नत समतल पर लंबवत है। अब दोनों चूंकि बराबर हैं, इसलिए 1 नंबर प्लस 2 नंबर एंगल 1 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस थीटा डिग्री, थीटा, तो 1 1 कट गया, 2 नंबर का क्या वैल्यू आएगा, कोण नंबर 2 थीटा के बराबर ही करता है। इसका मतलब हुआ यह जो आपका है यह कोण थीटा हो, यह 2 नंबर जो है वो थीटा बनेगा, 2 नंबर जो है वह थीटा बनेगा, यानी इसके बराबरी करेगा। अब क्लियर है, बस इतना ही समझना है। आप विघटक बल जानते हैं, एक रफ वर्क कर लेते हैं। अगर फोर्स 1 है तो इसका वियोजन बल क्षैतिज के साथ थीटा है, तो इस बल को 2 भाग में तोड़ने का आपको फॉर्मूला तरीका पहले से पता होना चाहिए। या होगा F, अगर कोण बना थीटा कोण बनाते हुए है तो इधर इसको तोड़ेंगे 2 भाग में, तो इधर जाएगा F cos थीटा, और यह इसी के ठीक लंबवत F sin थीटा यह होता है। यानी यह जब टूटेगा 2 लंबवत दिशाओं में अगर विभाजन होगा इसका, तो एक आधार की ओर F cos थीटा, लंब की ओर F sin थीटा। यह आप गणित के प्रश्न में, गणित में आप जो सदिश अदिश में आप देख चुके होंगे कि किसी सदिश का वियोजन 2 भागों में, लंबवत भागों में जो होता है F cos थीटा F sin थीटा, यानी इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, यह जो होगा mg आधार की ओर, इधर आधार हो गया है mg cos थीटा, और इसी का लंबवत तो ये भी है, तो इधर क्या हो जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। यह कितना हो जाएगा, mg sin थीटा, इधर क्या, बस हो गया क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो जो दिया है दिख रहा है वो आप कर दीजिए। आपको क्या दिख रहा है, r इसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा इज इक्वल टू r ए नंबर 1। इसके बाद ये क्या करना है, Fs स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल का मान कितना आया, mg sin थीटा, इसको ये बैलेंस कर रहा है। Fs सेकेंड, देखिए यही 2 चीज समझना है आपको। इसको mg इधर है cos थीटा, इधर sin थीटा, इस तरीके से। अब दोनों में देखिए टाइम कहां से आएगा, sin बटे cos, इसको 2 भागित इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, समीकरण 2 भागित समीकरण 1, क्या हो जाएगा, mg sin थीटा बटे mg cos थीटा, mg cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, Fs बटे r। ठीक है, mg कट गया, sin थीटा cos थीटा यानी tan थीटा इक्वल टू Fs बाई r, ये समीकरण हो गया। अब आप ये भी लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू Fs बाई r इक्वल टू क्या होता है, कहां लिखते हैं, Fs बाई r इक्वल टू µs,
दैट इज इक्वल टू म्यू एस। यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर म्यू एस भी होता है। दो समीकरण निकल गए। इसलिए कभी कभी अगर पूछा जाता है कि साबित कीजिए कि अल्फा इज इक्वल टू थीटा, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, tan, आपको अभी तक पूर्व के आंसर में tan अल्फा बराबर आया था एफ बाई आर, और यही एफ बाई आर यहाँ पर थीटा के मामले में भी आ रहा है, tan थीटा के मामले में भी आ रहा है। यही एफ अपॉन आर का मान यहाँ पर tan थीटा की बराबरी कर दे रहा है। इसी का मान tan अल्फा पहले वाले में जो घर्षण कोण के बराबर कर रहा है, यानी यही अनुपात जो है, ये जो म्यूएस है, म्यूएस जो है घर्षण, स्थैतिक घर्षण गुणांक जो है, वो विराम कोण के बराबरी भी यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पर tan अल्फा यानी घर्षण कोण के टेंजेंशियल के बराबर भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा और बीटा बराबर हो गया कि नहीं, tan दोनों में से निकाल लीजिए तो अल्फा इक्वल टू बीटा, जबकि इसका मान इतना, इसलिए tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा। इस तरीके से आपको जो भी सवाल आएगा, कहेगा कि इतना ही तक साबित करके दिखाइए, तो आप परीक्षा में यहाँ तक करिए, कहेगा यहाँ तक दिखाइए, यहाँ तक करिए, कहेगा इसको दिखाइए, तो दोनों को पहले वाले का जिक्र करते हुए इसको भी दिखा दीजिए, तो दोनों एक साथ हो जाएगा। ये आंसर लिख देंगे तो दोनों, पहले वाला जो फिगर था वो और यह दूसरे वाला फिगर दोनों में आ जाएगा। यानी इंपॉर्टेंट चीज यही है। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे और भी प्रमुख। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।